काबिल सद एहतराम नाजरीन, गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो आईने पाकिस्तान के दो मशहूर तरीन आर्टिकल हैं जो हर वक्त ज़ेर बहस रहे, माजी में भी और आजकल भी। वो हैं आर्टिकल 62 एंड 63। आम तौर पर सादा ज़बान में लोग इसे 62 और 63 के नाम से ज़्यादा याद करते हैं। तो अब हम जायज़ा लेते हैं कि आपने देखा कि जब से पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्फिक हों और जिसके तहत मुल्क खुदादाद पाकिस्तान गवर्न करे। मुख्तलिफ मराहल से गुजरते आपने देखा 1962 का आइन बना, फिर 1965 का बना, फिर 1973 का आइन बना जो अभी राइजुल वक्त है और जिसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस है। इसी तरह ये जो दफात हैं 62 और 63, ये दफात जो हैं किसी न किसी शक्ल में 62 के कानून में भी थी, 65 में भी थी और 73 के कानून में भी इनको रखा गया और वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आती रहीं। ज़िया-उल हक साहब आए, उन्होंने इसमें अपनी चीज़ें शामिल की अपनी अकल और शऊर के मुताबिक। मुशर्रफ साहब ने इसमें अपनी चीज़ें शामिल की और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18th अमेंडमेंट जब की गई 2010 के अंदर, तो उस वक्त भी इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया और आज जो मौजूदा शक्ल है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे कि आर्टिकल 62 और 63 को कानून में रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, लेजिस्लेशन की आखिर मंशा क्या थी। तो अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें तो आप देखते हैं कि जो आइन है, आइन की रूह ये है कि तमाम अख्तियारात जो अल्लाह के अता करदा हैं वो अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए उनके ऊपर अमल होगा। अवाम का सरचश्मा ज़मीन के ऊपर जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है और अवाम की नुमाइंदगी करेंगे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने अवाम की नुमाइंदगी करनी है, जिन्होंने मुल्क को रन करना है, गवर्न करना है, डेफिनेट उनके लिए भी तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होना ज़रूरी था कि वो क्या क्वालिफिकेशन उनकी हो, क्या क्वालिटीज़ हों और उनकी क्या काबिलियत हो जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पूरे मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी करें या अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करके मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करें और ऐसे कवानीन बनाएं, ऐसी लेजिस्लेशन करें जिससे लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और मुश्किलात दूर और एक स्मूथ निज़ाम चल सके और कोई अफरा तफरी ना हो। क्योंकि आइन ही एक ऐसी चीज़ है जो तमाम लोगों को बांध के रखता है और आज भी जो सूरत हाल है आप देखते हैं कि हर सूबे की अपनी लैंग्वेज है, हर सूबे का अपना रवाज है, तमाम चीज़ें आदात, उनके रस्म व रवाज, तमाम चीज़ें अलग अलग होने के बावजूद जो यूनिटी का ज़ामन है वो आईने पाकिस्तान है। क्योंकि इसके अंदर रूल ऑफ लॉ और इंसाफ का जो निज़ाम दिया गया है उसके तहत यही वो चीज़ें हैं जो तमाम लोगों को बांध के रखती हैं और एक डिसिप्लिन देती हैं कि हम सब ने इसके ताबे रहना। इसीलिए जो आइन बनाने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया। आर्टिकल 62 के अंदर ये बताया गया कि क्या चीज़ें किसी शख्स में होंगी तो वो इस काबिल होगा कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सके। जिनके अंदर सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो ये है कि जिसको भी पार्लियामेंट के अंदर जाना है उसको पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, वो पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर दी गई आर्टिकल 62 के अंदर वो ये है कि वो जिस किसी ने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है उसे पाकिस्तान के किसी एक हलके के अंदर एज ए वोटर रजिस्टर होना ज़रूरी है। यानी कहीं ना कहीं उसका पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह अगर उसके वोट का अंदराज है तो वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ से चाहे इलेक्शन लड़ सकता है। उसके अलावा ये है कि अगर मिनॉरिटी सीट है, मिनॉरिटीज़ के लिए भी यही है
कि वो भी अगर पाकिस्तान के किसी भी हलके में उनका वोट है तो स्पेसिफिक इलाका ज़रूरी नहीं है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट अपनी रिजर्व सीट के ऊपर बन सकते हैं। आगे ख़वातीन के लिए भी आइन के अंदर मखसूस नशिस्तें हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनका अपने मुतलका सूबे के अंदर उनका अंदराज हो एज ए वोटर मेंबर, तो फिर वो मेंबर बन सकती हैं। इसी तरह से जो लोग पार्लियामेंट के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए बाकी शराइत भी रखी गई हैं, जिनके अंदर आपने देखा कि करैक्टर के हवाले से भी दफात शामिल की गई हैं। करैक्टर के हवाले से जो दफात शामिल की गई हैं उनका हवाले देने से पहले मैं साथ साथ सेनेट का भी बताता चलूं कि सेनेट का मेंबर बनने के लिए भी ये रखा गया कि कम अज़ कम उम्र जो है 30 साल, जो कि मेंबर जिसने कौमी असम्बली में जाना है उसके लिए 25 साल है, और जिसने सेनेट का मेंबर बनना है उसके लिए उम्र 30 साल रखी गई है, और वो मुतलका सूबे का मेंबर हो, जिस सूबे से वो सेनेटर बनना चाहता है, या वो इस्लामाबाद का शहरी हो, वहाँ का वोटर मेंबर हो अगर वो इस्लामाबाद सीट पर बनना चाहता है, या वो ट्राइबल एरिया से अगर उसका तल्लक है तो वहाँ उसका वोटर मेंबर हो तो वो भी सेनेट का मेंबर बन सकता है। आगे जो दफात डाली गई उसके अंदर जैसे दफ़ा डी है, ई है, वो इस हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डी और ई को डाला गया कि उस शख्स को इस्लामी तलीमात का इल्म होना चाहिए, वो इस्लाम को समझता हो, बेसिक्स को समझता हो। आपने देखा होगा कि आम तौर पर जब इलेक्शन होते हैं तो आप मुख्तलिफ वीडियोस आप देखते हैं सामने आती हैं लोगों की, जो मज़ाक भी बनाया जाता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पूछ रहा होता है कि दुआए कनूत सुनाएं, या वो पूछता है कलमा तय्यबा सुनाएं, या वो कोई और क्वेश्चन पूछता है इस्लाम के हवाले से, अंबिया के हवाले से, खुलफा राशिदीन के हवाले से। तो वो ये जानने के लिए पूछता है कि इस बंदे को बुनियादी नॉलेज इस्लाम का है या नहीं है। ये भी आर्टिकल 62D के अंदर है, इसी तरह ई के अंदर भी है, इसी से मिलती जुलती तमाम चीज़ें कि उसे अवेयर होना चाहिए। और मेजर सिंस जो हैं, जो गुनाह कबीरा हैं उनसे बचने वाला शख्स होना चाहिए, जिसने पार्लियामेंट के अंदर जाना है और अवाम की नुमाइंदगी करनी है। आगे जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली दफ़ा है वो 62(1)F है। एफ के बारे में ये है कि 3 वर्ड्स उसके अंदर जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सजेशियस, राइटियस, और एक उसके अंदर है कि नॉन प्रोफिलिगेट। तो ये वो अल्फाज हैं जिनके अंदर आम तौर पर आप सादा ज़बान के अंदर सुनते हैं कि सादक और अमीन होना, कि बंदा सादक और अमीन हो, जिसके हवाले अवाम की अमानत की जाए, जिसने अवाम की नुमाइंदगी करनी है, उसका सादक और अमीन होना ज़रूरी है। उसके अंदर आपने देखा कि माजी के अंदर मुख्तलिफ मसालें, केसेस आपके सामने आए, जिनमें आपने देखा कि जाली डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं। उनके ऊपर भी यही आया कि जो जाली डिग्री रखते हैं लोग, वो सादक और अमीन नहीं हैं, वो अपनी गलत असनाद के ऊपर भरोसा करके, धोखाधड़ी से हासिल करदा असनाद के ऊपर भरोसा करके पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकते। बाद में एक और एलिमेंट आपने देखा, हम सब ने देखा कि जिन लोगों ने इसी के अंदर डुअल नेशनल जो हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, जो पाकिस्तान का शहरी होना, क्योंकि पहली शर्त मैंने आपको बताई थी कि पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है। जब कोई शख्स दूसरे मुल्क की सिटीज़नशिप ले लेता है तो उसका पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बनने का राइट ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से आपने देखा कि बेशुमार लोग, तकरीबन 11 के करीब लोगों को एक ही स्ट्रोक के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, क्योंकि उनके पास उन्होंने छुपाई हुई थी अपनी बाहर के कंट्री की शहरियत। तो उसको भी 62(1)F के तहत ही नाअहल उन लोगों को भी किया गया। तो इसके बाद भी आपने देखा कि बाद में पनामा वाले केस के अंदर भी इसी तरह से 62(1)F के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया। तो ये वो तमाम जो मुख्तलिफ मसाले हैं, 62(1) सादक और अमीन होने वाला जो दफ़ा रखी गई है इसके अंदर,
جو وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی یہ تمام سچویشن کے اندر، جب معاملات عدالتوں کے اندر گئے اور عدالتوں نے اس کے اوپر فیصلہ جا دیے، انٹرپریٹیشن کی، تو تمام وہ لوگ جو ایون آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے، یہ بہت اہم چیز ہے جو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کہ ایون جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس ڈسکس نہیں کیے، یہاں آپ نے دیکھا افتخار چیمہ صاحب والا جو کیس تھا وزیر آباد والا، اور اس طرح سے اور بھی کچھ کیسز، ان کو بھی نہل کیا گیا 62(1)(f) کے تحت۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، جتنی وہ یہاں بیان کی جائیں وہ کم ہوں گی، اور اگر ان کی ڈیٹیلز میں ہم جائیں تو وہ کسی 1، 2 یا 4 ویڈیو کے اندر ان کا سمانا مشکل ہے، لہٰذا ایک اوور ویو ان چیزوں کا دیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر سمجھا جا سکے کہ یہ 62(1)(f) ہے کیا، اور یہ قانون میں کیوں رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اب آئے گی 63، آرٹیکل 63 کیا ہے، اور یہ اس کی انسرشن کانسٹیٹیوشن کے اندر کیوں ڈالی گئی۔ تو آرٹیکل 63 میں ناظرین ڈسکوالیفیکیشن یعنی نااہلیت، 62 میں ہم نے بتایا کہ کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اہلیت کون سی ہونی چاہیے، 63 میں نااہلیت، ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے، کسی کو بھی جو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہ سکتا یا نہیں بن سکتا، وہ ڈسکوالیفیکیشنز کیا ہیں، وہ یہی ہیں کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، یعنی وہ اس کا دماغ اس معیار کے مطابق ٹھیک نہ ہو جو ہونا چاہیے، یا سادہ زبان میں جسے پاگل بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ میں اور آپ کسی کو پاگل قرار نہیں دے سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی عدالت نے اس شخص کو پاگل قرار دیا تو وہ بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا، یا اگر ممبر ہے تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی اگر وہ دماغی توازن کھو دے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ہے انسالوینسی، یعنی دیوالیہ پن۔ کوئی شخص اگر قرض لے کر کے ادا نہیں کرتا اور اس کو کوئی کورٹ جو ہے دیوالیہ ڈکلیئر کر دے، انسالوینٹ ڈکلیئر کر دے، تو اس کی بھی ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہے سٹیزن شپ۔ جیسے میں نے 62 کے اندر بتایا تھا کہ پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، اور یہاں یہ لکھا گیا کہ جو ہی کوئی شخص سٹیزن شپ چھوڑ دے گا تو وہ بھی اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن میں بدل جائے گی، اور وہ بھی ممبر بننے کا اہل نہیں رہے گا۔ چوتھے نمبر کے اوپر جو ایک چیز ہے وہ ہے جو آرٹیکل 62 میں بھی ہے اور 63 میں بھی ہے، کہ کسی شخص کو بھی انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کی اجازت ہے، اور نہ اس نے کبھی ماضی میں کام ایسا اگر کیا ہو پاکستان کی سوورینٹی، انٹیگریٹی کے خلاف، اور کوئی اس طرح سے اگر کوئی کام کیا ہوگا تو وہ شخص بھی ممبر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کے اندر جیسے 62(1)(f) 62 آرٹیکل کے اندر خاص تھا، اس کے اندر ہے 63(1)(g). 63(1)(g) جو ہے وہ منع کرتا ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین جو بننا چاہتا ہے یا جو ممبر ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز اور پاکستان کی جوڈیشری کو سکینڈلائز نہیں کرے گا، اور جو شخص سکینڈلائز کرے گا، پروپیگیٹ کرے گا جوڈیشری کے خلاف، آرمڈ فورسز کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، وہ اہلیت نہیں رکھے گا کسی طرح سے بھی کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر رہ سکے یا پارلیمنٹ کا ممبر بنے۔ اس کے بعد اگلی بات آئے گی کہ ایسے اشخاص جو پاکستان کی سروس کے اندر ہیں، اور ماسوائے اس کے کہ قانون نے اس پاکستان کی سروس میں یہ پابندی نہ عائد کی ہو، واضح لکھا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہیں ممبر رہ سکتے ہیں، اجازت اگر ہو تو رہ سکتے ہیں، ورنہ سروس والے لوگ نہیں رہ سکتے، یا ایسی کارپوریشنز، فرمز، کمپنیز جن کا زیادہ تر کنٹرول شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوں، اور وہاں جاب کرنے والے لوگ بھی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آ کر کے ممبر پارلیمنٹ بنے اور لوگوں کی نمائندگی کریں۔ اسی آرٹیکل 63 کے اندر فردر جو ہے تو وہ لوگ جو کسی اخلاقی جرم کے اندر جن کو سزا ہو جائے اور سزا 2 سال سے زیادہ ہو، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ 5 سال تک
पार्लियामेंट के मेंबर उस सज़ा ख़त्म होने के बाद भी नहीं बन सकते। उसके बाद ऐसे लोग जिनको जॉब से, गवर्नमेंट की जॉब से मिसकंडक्ट के ऊपर निकाल दिया जाए, करप्शन पे निकाल दिया जाए, तो वो लोग भी जो हैं 5 साल तक पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते। इसके बाद आएंगे वो लोग जिनको जबरी रिटायर कर दिया जाए सर्विस, तो वो 3 साल के लिए पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकेंगे, वो भी अहलियत नहीं रखेंगे कि वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। तो इस तरह से ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं आर्टिकल 63 के अंदर कि जिनकी वजह से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना जा सकता। आगे कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जैसे वो जिनकी सैलरी वगैरह नहीं होती या वो इस कैटेगरी में नहीं आते, जैसे गांव का नंबरदार वगैरह, इस तरह से कुछ एग्जम्पशंस भी हैं इसकी छोटी मोटी। तो बाकी ओवरऑल जो व्यू था वो हमने पेश किया आर्टिकल 63 का और 62 का आपके सामने रखा, सादा लफ्ज़ों के अंदर, ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, ताकि हर कोई आम फहम आदमी इसको समझ सके कि ये आखिर 62-63 है क्या, कि जिसकी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, और अगर बना भी हो तो नाअहल हो सकता है और उसकी क्या वजूहात हो सकती है। उम्मीद है आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।